एपिसोड 6 व्हाट इज द एविडेंस। अध्यांश का चेहरा स्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें तूफान से पहले उदास, धूप रहित समुद्र की तरह गहरी हो गई थी। उसने इवान की ओर देखा। उसकी बाहें मुड़ी हुई थीं और उसकी निगाहें सख्त थीं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? वेल, नॉट एग्जैक्टली, इवान ने आत्मसंतुष्टता से कहा। उसने रुमाल से अपने माथे से पसीने की बूंदों को पोंछा। फिर उसने अपना चश्मा हटाया और इत्मीनान से उसे साफ करने वाले कपड़े से पोंछा। What do you mean? यदि आप पूरी तरह से अपनी यादों को मिटाने पर जोर देते हैं, तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका उन्हें शारीरिक रूप से हटा देना है, दूसरे शब्दों में सर्जरी। हम आपके ललाट लोब से एक टुकड़ा काट देंगे। इवान ने अध्यांश पर नजर डालने का जोखिम उठाया, लेकिन उसने जो उसे बता जा रहा था, उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार नहीं किया। वह आगे बढ़ा, लेकिन इसके गंभीर परिणाम होंगे। बॉस, आप एक उच्च पदस्थ सैन्य व्यक्ति हैं। सेना आपको इस तरह की सर्जरी कभी नहीं करने देगी। और इसके अलावा सेना जानना चाहेगी कि क्यों। आप उन्हें क्या बताने जा रहे हैं? इवान पक्ष और विपक्ष के अपने विश्लेषण में पूरी तरह स्पष्टवादी थे। एफ तारांकन सी के। अध्यांश ने अपनी मुट्ठी धातु के दरवाजे पर इतनी जोर से मारी कि उसमें गड्ढा हो गया। इस पर इवान की भौहें तन गईं। वह हंसा और अध्यांश की खरोंच पर थोड़ी मजा करने का फैसला किया। क्या बात है बॉस, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आपकी अविश्वसनीय इच्छाशक्ति और आत्मनियंत्रण के साथ, मुझे यकीन है कि आपको बस अपने आप से कहना होगा कि आप अनुभव को भूलना चाहते हैं और याददाश्त चली जाएगी। इट्स जस्ट लाइक दैट, इजी पीजी। निश्चित रूप से इस जैसी मामूली चीज आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। अध्यांश ने जोर से और जानबूझकर इवान के सामने अपने उंगलियां चटकाईं। उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर था। इवान को फिर से पसीना आने लगा। यदि वह कल देखने के लिए जीना चाहता है, तो ये सबसे अच्छा होगा यदि वह विषय को जल्दी से बदल दे। अपने व्याकुल मन में उसने बेला को याद किया और अध्यांश के गुस्से को दूर करने के लिए तुरंत उसका इस्तेमाल किया। बॉस, मुझे बेला को देखने जाना है। उसकी जैसी एक छोटी कुंवारी लड़की, भगवान ही जानता है कि तुमने कल रात उसके साथ क्या किया। रुको, अध्यांश ने उसे टोका। उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं। उसकी जांच के लिए एक महिला डॉक्टर को बुलाए। बॉस, आप पुरुष डॉक्टरों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इवान ने सीधे चेहरे के साथ विरोध किया, लेकिन इससे पहले कि अध्यांश इस पर प्रतिक्रिया कर पाता, इवान ने जल्दी से अपना फोन चालू किया और कहा, डॉक्टर नताशा, कृपया जनरल रॉय के क्वार्टर में रिपोर्ट करें। हमें एक गुप्त मिशन के लिए आपकी जरूरत है। इस पर अध्यांश ने आखिरकार उसे पकड़ से बाहर कर दिया। उसने अपना हाथ छोड़ दिया, खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। उसकी बाहें मुड़ी हुई थीं। मुझे लगता है कि आप समझते हैं कि कुछ चीजों को गोपनीय रखनी होंगी। गुप्त? हाँ, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। इवान ने जोरदार और आदरपूर्वक सिर हिलाया। ये पश्चाताप का आदर्श मॉडल है। वह फिर से अध्यांश के बुरे पक्ष में नहीं आना चाहता था। अध्यांश ने केवल उसे एक ठंडी निगाह से देखा और कुछ नहीं कहा। डॉक्टर नताशा को मेडिकल किट के साथ आने में देर नहीं लगी। उसने सैन्य सलामी के साथ अध्यांश का अभिवादन किया, फिर इवान की ओर देखा। डॉक्टर इवान, मिशन क्या है? इवान ने बेडरूम का इशारा किया और नताशा को उसकी ओर ले गए। धीमी आवाज में कहा, तुम बेला गोस्वामी को जानते हो? हाँ। उस पर हमला किया गया था। आप समझ गए कि मेरा मतलब क्या है। हमने अभी अभी उसे बचाया है। जाओ उसकी जांच करो, देखो कि यह कितना बुरा है, और उसकी चोटों का इलाज करो। नताशा भी एक मेडिकल ऑफिसर थे, जो इवान के अधीन काम कर रहे थे। ये सुनकर वह चौंक गई और तुरंत पूछा, क्या? ये किसने किया? क्या आपने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है? इवान की नजरें अध्यांश की ओर उड़ी, जो शब्दहीन रूप से उनसे दूर और खिड़की की ओर मुड़ गई। इवान का मुंह हिल गया। वह धीरे से खांसा, फिर गुस्से से बोला, नासमझ मत बनो। और वैसे भी, क्या आपने ईमानदारी से सोचा था कि जनरल रॉय हमलावर को छोड़ देंगे? मुझे पता चलने की पहले से ही वह उन हरामी की हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर चुका है और उसकी राख को हवा में फैला दिया है। अब याद रखें, आपको इसे बिल्कुल गुप्त रखना है। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो जनरल रॉय के पास आपके हस्ताक्षर करने के लिए एक सैन्य आदेश तैयार होगा। मुझे यकीन है कि ये सावधानियां आपको बताती हैं कि यह स्थिति कितनी गंभीर है। नताशा ने गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा, ऐसा है, मैं समझता हूँ। इसे सख्ती से गोपनीय रखा जाएगा। वह अपनी मेडिकल किट के साथ बेडरूम में चली गई। कमरे में अंधेरा था, इसलिए नताशा ने सबसे पहले रोशनी चालू की। बेला को ढकने वाले पतले कंबल को उठाने से पहले उसने अपने दस्ताने पहन लिए। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं।
अरे बाप रे, जानवरों, जंगली, वे इतनी कम उम्र की महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेला पर हर तरह के खरोंच के निशान थे और उन्हें देखकर नताशा लाल हो गया। उसने शयन कक्ष में ऊपर नीचे कसम खाई, उस आदमी को कोसते हुए जिसने ऐसा किया था और कमीने को नर्क में जलने के शाप दिया। इवान दरवाजे पर खड़ा था, उसके चेहरे के भाव टेढ़े मेढ़े थे। वह न हंसने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर वह इसे जारी रखता है तो बहुत जल्द वह फट जाएगी। अध्यांश खिड़की के पास खड़ी थी, उसके मुंह के कोने कई बार फड़के। जब वह खिड़की से दूर हो गया तो उसकी सामान्य पथरीली अभिव्यक्ति वापस आ गई। वह लापरवाही से सामने के दरवाजे से बाहर चला गया। उसके हाथ उसकी पैंट की जेबों में घुसे हुए थे। आदतन उसने पहले ही अपना ब्लूटूथ हेडसेट लगा लिया था। वह तीसरी मंजिल से नीचे उतरा, देखा कि अभी भी जल्दी थी और उसने सुबह थोड़ा व्यायाम करने का फैसला किया। 10 किलोमीटर का बाधा कोर्स उसकी दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने की चीज होगी। उसने दौड़ना शुरू ही किया था कि उसके हेडसेट पर एक कॉल आई। ये सैन्य अड्डे पर तैनात कॉल ऑपरेटर का था। सर, किसी ने आपके नागरिक फोन लाइन पर एक ध्वनि मेल छोड़ा है। यह मिस गोस्वामी के बारे में है। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? अध्यांश बेला के अभिभावक थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी असली पहचान का खुलासा नहीं किया था। उसने बेला को जो नंबर दिया था वह एक नागरिक नंबर था। उन्होंने जो पहचान ग्रहण की वह एक कम वेतन वाले कर्मचारी की थी। इस वजह से बेला के सहपाठियों और दोस्तों की धारणा थी कि वह एक चाचा की देखरेख में एक अनाथ थी जो विशेष रूप से अमीर नहीं थे। जारी रखें। ये पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए मिस गोस्वामी के अंतिम इंटरव्यू के बारे में है। उसके विश्वविद्यालय ने उसे पूरी सुबह बुलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम से कम 10 बार उसका नंबर डायल किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने आखिरकार हार मान ली और इसके बजाय आपके नंबर पर कॉल किया। द फाइनल इंटरव्यू फॉर पोस्ट ग्रेड एडमिशंस। अध्यांश ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। उसे अचानक याद आया, बेला ने उसे पहले बताया था कि वह अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन परीक्षा में बैठने जा रही है। क्या उसने पहले ही परीक्षा दे दी थी? क्या उसका इंटरव्यू आगे था? अध्यांश ने दौड़ना बंद कर दिया। उसने इवान को बुलाया और भावहीन स्वर में पूछा, इवान, क्या बेला अपनी ग्रेजुएशन एडमिशन परीक्षा में बैठी थी? इवान ने कहा, ओह वह, हाँ उसने किया, उसे प्रथम स्थान मिला है। इसमें क्या है? अध्यांश ने एक सिगरेट जलाई। उसने पूछा, वो कब उठेगी? उसका फाइनल इंटरव्यू आज है, क्या आप जानते हैं? इंटरव्यू रहने भी दो, अगर वह आज उठेगी भी तो बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। वह नरक से होकर वापस आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह 1 सप्ताह तक बिस्तर पर ही पड़ी रहेगी, इवान ने मेज पर थप्पड़ मारते हुए कहा। अध्यांश ने सिगरेट का धुआं बाहर निकालने से पहले अपनी सिगरेट को एक लंबा, दुखी कश खींचा। उन्होंने शांति से कहा, ठीक है, उसके लिए एक मेडिकल कंडीशन बनाएं, सबसे खराब स्थिति जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, और इसे मेडिकल लीव सर्टिफिकेट पर रखें। मैं इसे बेला के विश्वविद्यालय में ले जाने के लिए किसी को बुलाऊंगा और देखूंगा कि क्या हम उन्हें इंटरव्यू स्थगित करने के लिए कह सकते हैं। इवान ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वह जानता था कि बेला का मन लॉ स्कूल जाने का था। उन्होंने शयन कक्ष में हेमोडायलिसिस उपकरण के साथ छेड़छाड़ की और फोन पर कहा, कोई समस्या नहीं, बस एक सुझाव, हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहें जो वास्तव में अच्छी बात करता हो। मेरा मतलब है, हमें समस्या हो सकती है अगर जो कोई भी उसके विश्वविद्यालय में फैसले ले रहा है वह एक कठोर व्यक्ति हो जो नियमों के अनुसार करने पर जोर देता है। अध्यांश ने कहा, मैं इसे संभालने के लिए सार्थक शर्मा को बुलाऊंगा। उन्होंने तुरंत कॉल बंद कर दी और सार्थक शर्मा का नंबर डायल किया। सार्थक शर्मा अध्यांश के निजी सचिवों में से एक था। वह आमतौर पर वही था जो अध्यांश के सभी बाहरी मामलों को संभालता था। वह लोगों के साथ व्यवहार करने में वफादार और अच्छा था। इसके अलावा उसकी अनुनय विनय की शक्तियां ऐसी थीं कि वह एक तारे को भी पेड़ से उठा सकता था। सार्थक ने अध्यांश का फोन उठाया और तुरंत वह करने के लिए सहमत हो गया जो उससे अपेक्षित था। वह आया, मेडिकल लीव सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट ली और व्यक्तिगत रूप से बेला के विश्वविद्यालय में जाकर अनुरोध किया कि उसे बीमारी की छुट्टी दी जाए। अब इंटरव्यू से 15 मिनट पहले का समय था। हल्के भूरे रंग का स्कर्ट सूट पहने काव्या सम्मेलन कक्ष में गरिमापूर्ण तरीके से इंतजार कर रही थी। बी सिटी के प्रोफेसर आज व्यक्तिगत रूप से पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट का साक्षात्कार ले रहे थे। बेला अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह शायद नहीं आ रही थी। काव्या ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को छिपाने के लिए अपना सिर झुका लिया। कार्यालय में अगले दरवाजे पर एक आदमी सफेद सूट में था।
वह बी सिटी में स्थित बी यूनिवर्सिटी में कानून की प्रोफेसर वेदांश राठौर थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। उन्होंने अधीरता से कहा, अगर वह इंटरव्यू के लिए भी समय पर नहीं पहुंच पाती है तो वह इसे छोड़ भी सकती है। बीमारी के लिए अवकाश। वह क्या सोचती है कि वह किससे मजाक कर रही है? प्रोफेसर राठौर, मिस गोस्वामी वास्तव में बीमार हैं। ये बहुत अचानक और अप्रत्याशित था। मेरे पास उसका मेडिकल लीव सर्टिफिकेट है, जो एक पुनर्तः योग्य डॉक्टर द्वारा जारी किया गया है। आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। सार्थक का अभिनय त्रुटिहीन था। उन्होंने वह मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो उन्हें इवान से मिली थी। कहने की जरूरत नहीं कि मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह मनगढ़ंत थी। सत्य को रहस्य ही रहना था। वेदांश खिड़की से मुड़ा। उन्होंने मेडिकल लीव सर्टिफिकेट और उस रिपोर्ट को देखा जो सार्थक ने उन्हें सौंपी थी। सार्थक ने चुपचाप वेदांश को देखा, गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बी यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के प्रसिद्ध प्रोफेसर इतने छोटे होंगे। प्रोफेसर लंबे और सुगठित व्यक्ति थे। उनका सिला हुआ सफ़ेद सूट उन पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। यह उनके सौम्य व्यवहार और असाधारण रूप से सुंदर चेहरे से मेल खाता था। वेदांश की लंबी, संकीर्ण आंखें थीं जो उसकी कनपटियों में ऊपर की ओर झुकी हुई थीं। वह अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली उस भरी बादाम के आकार की आंखों के लिए प्रसिद्ध थे। ऑफिस की कुर्सी पर अपनी मेज के पीछे झुककर वेदांश ने एक हाथ आर्मरेस्ट पर रखा और अपने दूसरे हाथ को बाहर निकाला। उन्होंने मेडिकल नोट और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को स्कैन किया और कोल्डी ने कहा, वह वास्तव में बीमार है। बेशक वह है। हम इस बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? सार्थक ने अपनी हथेलियों को फैलाया और व्यथित दिखाई दिया। हमारी बेला अपनी क्लास में टॉपर है। जब तक वह वास्तव में बिस्तर पर न हो, वह क्यों नहीं आएगी? वेदांश ने अपनी निगाहें उस पर उठाईं। उसकी संकीर्ण आंखों के कोने थोड़ा ऊपर उठे। सच में, सार्थक को पता था कि वह वेदांश न केवल देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, बी विश्वविद्यालय में लॉ प्रोफेसर और डॉक्टरेट सलाहकार थे। वह लॉ स्कूल में एक टॉप स्टूडेंट, हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ में स्थायी प्रोफेसर और संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष प्रमुख लॉ फर्म के भागीदार भी थे। ऐसा व्यक्ति आसानी से किसी भी कथन पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वह वेदांश के साथ तर्क करने नहीं जा रहा था, बल्कि उसकी चापलूसी करने के लिए दूसरे तरीके का उपयोग कर रहा था। प्रोफेसर राठौर, हमारी बेला तब से आपकी प्रशंसा कर रही है जब वह छोटी थी और लंबे समय से आपके स्नातकोत्तर छात्र के रूप में आवेदन करना चाहती थी। जब उसे पता चला कि आप स्वयं इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वह इतनी उत्साहित हो गई कि वह कई रातों तक सो नहीं पाई। आप ऐसे आदर्श छात्र की उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकते। वेदांश की आंखों के कोने 2 बार मुड़े। उसने बेला की फाइल को अलग करने के लिए बंद कर दिया और रूखेपन से कहा, यह एक ओवरस्टेटमेंट है। हालांकि मैं बेला को एक मौका दूंगा क्योंकि वह क्लास में टॉपर है। आज से 3 दिन बाद इसी समय उसका इंटरव्यू लिया जाएगी। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सार्थक बहुत खुश हुआ और जल्दी से खड़ा हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 3 दिनों में बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएंगे। उस समय सी सिटी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज बेस में नताशा पहले ही निकल चुका था। इवान अध्यांश के बेडरूम में अकेले इंतजार कर रहे थे और अपने चिकित्सा उपकरण तैयार कर रहे थे। बेला अपने बगल वाले बड़े बिस्तर पर बिना हिले गहरी नींद में सो रहा था। उसके रक्त परीक्षण के नए मुद्रित परिणामों को देखते हुए इवान उस पर ध्यान से विचार कर रही थी। बेला का खून साफ था और उसके सिस्टम में H3AP7 द्वारा बनाए गए सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो गए थे। इवान ने डेटा को देखा क्योंकि उन्होंने इसकी तुलना H3AP7 से संबंधित जानकारी के साथ की थी जिसे उन्होंने पहले एकत्र किया था, और विस्मय में अपना सिर हिला दिया। मेजर जनरल अध्यांश वास्तव में मेजर जनरल अध्यांश थे। यह अविश्वसनीय था। इवान ने एक धुन गुनगुनाई और बेडरूम से मेडिकल बॉक्स ले लिया। उसने अध्यांश से कहा, जो लिविंग रूम में बैठी थी और नाश्ता कर रही थी, बॉस, कल रात आपके लिए वास्तव में कठिन था। यहाँ मुझे पूरी शारीरिक जांच करने दीजिए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली, गले में स्टेथोस्कोप डाला और हाथ में ब्लड प्रेशर मॉनिटर लिया। अध्यांश के सामने मेज पर 6 विशाल बीफ बंस की एक प्लेट, मध्यम दुर्लभ स्टेक की एक प्लेट, अनाज चावल दलिया का एक कटोरा, तले हुए बेकन और श्रिम्प की एक प्लेट और पनीर के साथ मैश किए हुए आलू का एक कटोरा था। ये सभी हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन फूड थे। उसने अपना कटलरी नीचे रखा और इवान की जांच के लिए अपना हाथ बढ़ाया। 1 मिनट के बाद इवान ने पाया कि अध्यांश पूरी तरह से सामान्य थी। वह लड़खड़ाया नहीं, सांस लेने में तकलीफ या ठंडा पसीना नहीं आया। उनका रक्तचाप और हृदय गति सामान्य थी और उनका चेहरा पीला नहीं दिख रहा था।
ये किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत था जिसने पिछली रात को खुद को थकाया था। बॉस, कल मैंने तुम्हें जो चीजें दी थी वे कहाँ हैं? क्या आपने इसका पूरा इस्तेमाल किया? इवान ने लापरवाही से पूछने का नाटक करते हुए अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर और स्टेथोस्कोप पैक किया। अध्यांश ने बेडरूम की दिशा में इशारा किया, ये वहाँ साइड टेबल में है। इवान जल्दी से बेडरूम में गई और उसे साइड टेबल में बॉक्स मिला। अंदर 20 कॉन्डोम थे, जिसका मतलब था कि अध्यांश ने एक भी इस्तेमाल नहीं किया। इवान का चेहरा एक ही पल में अनगिनत भावों के साथ बदल गया। उनकी हैरान करने वाली भावना को दिखाने के लिए कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। ओह माय गॉड! यह अविश्वसनीय था, वे सब वहाँ थे, वो इंसान नहीं है। इवान कुछ देर के लिए बेडरूम में स्तब्ध खड़ा रहा और फिर अपना आईपैड पकड़ा और बाहर निकल आया। उसने अध्यांश को अजीब तरह से देखा और धीमी आवाज में पूछा, बॉस, आप सीरियसली? अध्यांश ने भावहीन होकर अपना सिर हिलाया, मैं कभी नकली चीजें नहीं करता। इवान ने तेजी से सिर हिलाया, उसकी नाक की नोक पर पसीने की बूंदें, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। थोड़ी देर के बाद उसने डेटा के तार में प्रवेश करने के लिए अपने आईपैड पर टैप किया। उसने नाटक किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ और पूछा, तो आपने कितनी बार किया? आपने एक भी कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं किया? अध्यांश इस तरह के उटपटांग सवालों को स्वीकार नहीं करना चाहता था। अध्यांश ने अपनी निगाहें नीची कर ली और कोई जवाब नहीं दिया। उसने मध्यम दुर्लभ स्टेक का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में डाला और ध्यान से चबाया। लंबे समय तक रुकने के बाद इवान को कोई जवाब नहीं मिला और वह थोड़ा उत्तेजित हो गए। वह उसके बगल में झुक गया और बुदबुदाया, बॉस, मुझे अपने अनुभव के बारे में बताओ। आपको अपने करीबी दोस्तों के साथ अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए, है ना? क्या अनुभव? इस सवाल को सुनकर अध्यांश की भूख मिट गई और उसने अपनी कटलरी नीचे रख दी। उसने अपना मुंह पोंछने के लिए एक रुमाल उठाया और इवान के हाथों से आईपैड लेने के लिए खड़ा हो गया। आपने वास्तव में क्या रिकॉर्ड किया? अध्यांश की भौहें फिर से तन गईं। अगर वह सही से देख रहा था तो इवान ने अपने खाने में सारा खाना रिकॉर्ड कर लिया था। इवान थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन गंभीरता से बोली, मैं सिर्फ ये देखने के लिए एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रही हूँ कि आपके आहार में प्राकृतिक प्रभाव है या नहीं। अध्यांश ने उस पर नजर डाली और आईपैड को वापस फेंक दिया। उसने न तो उसका खुलासा किया और न ही उसका उपहास उड़ाया। फिर मेज पर नाश्ते की ओर इशारा किया, ये सब खाओ और हर सुबह स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स में दूसरों के साथ ट्रेन करो। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत अधिक खाली समय है। इवान ने अध्यांश के नाश्ते में उच्च कैलोरी और उच्च प्रोटीन वाले भोजन को अरुचि के साथ देखा। कमरे से बाहर निकलते समय उसने अध्यांश की पीठ पर थपथपाया, लेकिन फिर भी बैठ गया और नाश्ता किया। जैसे ही उसने खाना समाप्त किया, अध्यांश के अर्दली प्रकाश उसके साथ आने लगे। डॉक्टर इवान, चीफ आपसे छोटे सम्मेलन कक्ष में मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात? इवान ने हाथ धोए और छोटे सम्मेलन कक्ष की ओर चल पड़े। छोटा सम्मेलन कक्ष अध्यांश के क्वार्टर के तहखाने में था। इवान ने अंदर जाकर देखा कि अध्यांश अंडाकार आकार की टेबल की हेड चेयर पर अकेली बैठी है। इवान ने प्रवेश किया और छोटे सम्मेलन कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। बैठो, अध्यांश ने अपने सामने वाली सीट की ओर इशारा किया। उसकी आवाज बहुत गहरी थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे बेला के कामोत्तेजक से पीड़ित होने की घटना के बारे में पूछने की जरूरत है। मैं पिछली रात तो नहीं बता पाया, लेकिन मुझे चाहिए कि आज आप मुझे सब कुछ बता दें। अपने लोगों के साथ खिलवाड़ करने का हिम्मत करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु की कामना करता है। हमें इस घटना की गहन जांच करने की आवश्यकता है। इवान की अभिव्यक्ति अस्वाभाविक रूप से कठोर हो गई। संक्षेप में, बेला अपने सहपाठी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुई थी और वहां एक सुई चुभ गई थी। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह एक सुई थी? सुई हो या न हो, यह सुई के आकार की चीज थी। बेला के होश खोने से पहले उसने मुझे ये भी बताया कि उसे पीछे से दर्द हुआ था। मैंने उसकी जांच की और पाया कि उसके दाहिने कंधे में वास्तव में एक छोटा सा छेद था और वहां कामोत्तेजक की सघनता उसके शरीर में कहीं और की तुलना में बहुत अधिक थी, इसलिए उसे वहां चुभाया गया होगा। हाँ, इम्प्रेसिव। अध्यांश ने मेज पर दस्तक दी। क्या वह जानती है कि यह किसने किया? वह सोचती है कि यह उसकी सहपाठी काव्या थी। इवान ने अपने चश्मे को ऊपर धकेला, जो उसकी नाक के पुल से नीचे सरकने वाला था। लेकिन हमारे पास सबूत का एक टुकड़ा नहीं है। काव्या। अध्यांश की उंगली ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर 1-2 बार टैप किया। वह अपने ब्लूटूथ हेडसेट में चुपचाप बोलता रहा, मुझे वह सब कुछ दो जो तुम काव्या, बेला के सहपाठी के बारे में खोज सकते हो।
2 साल पहले सी यूनिवर्सिटी में उसके स्थानांतरण से पहले बेला के सहपाठियों की बैकग्राउंड की एक बार जांच की जा चुकी थी। उसे वहां पढ़ने की अनुमति तभी मिली जब उसके सभी सहपाठी सामान्य और कानून का पालन करने वाले नागरिक साबित हुए। अध्यांश के डेटाबेस ने जल्द ही माथुर परिवार पर सभी उपलब्ध जानकारी अपलोड कर दी और उन्हें सम्मेलन कक्ष में स्क्रीन पर प्रदर्शित किया। अध्यांश ने जानकारी को देखते हुए अपने हाथ में सोने के सिक्के के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उसकी काली आंखें सिकुड़ गईं। कोई सबूत नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई सबूत नहीं है? ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एविडेंस। हमारे पास केवल वही है जो बेला ने हमें बताया था, और हो सकता है कि जब वह उठे तो उसे कुछ भी याद न रहे। हमें पुख्ता सबूत चाहिए, बॉस। इवान ने अध्यांश को याद दिलाया। अध्यांश के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसने सम्मेलन की मेज पर सोने का सिक्का पटक दिया और खड़ा हो गया। क्या आप हमारे सबसे बड़े सबूत भूल गए? H3AB7। इवान ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और स्क्रीन पर प्रदर्शित माथुर परिवार के फाइल को घूरने लगा। उसने अपना सिर थपथपाया। आप ठीक कह रहे हैं। हाउ कुड आई हैव फॉरगॉटन? अध्यांश अपनी बाहें क्रस करके स्क्रीन की ओर चल पड़ी। उसकी पीठ पर काली टी शर्ट ढीली ढाली होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर यह कसी हुई थी। उसके नीचे उसकी छाती की मांसपेशियां दिखाई दे रही थी। मुझे याद है कि मैंने एक बार आपको इस दवा के बारे में बात करते हुए सुना था। आपने कहा कि डेटा के अनुसार यह अत्यंत इफेक्टिव ड्रग है। स्वाभाविक रूप से मैं इसे अपने जवानों पर उनके प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में उपयोग करना चाहता था, लेकिन आपने कहा कि आप इसे मेरे लिए नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है। आपने ये भी कहा कि जापान में भी केवल शीर्षस्थ गणमान्य व्यक्ति ही इसका आनंद ले पाते हैं। अध्यांश स्क्रीन के सामने रुक गया। इवान ने सिर हिलाया। दैट्स राइट। इसलिए तो मुझे बताओ, काव्या ने इसे कैसे हासिल किया? माथुर परिवार सबसे आम लोगों की नज़रों में गंदी अमीर हो सकता है, लेकिन आखिरकार वे सिर्फ अमीर व्यापारी थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। H3AB7 कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे आप केवल पैसों से खरीद सकते थे। यहाँ तक कि विशेष ऑपरेशन बलों द्वारा समर्थित एक उच्च पदस्थ चिकित्सा अधिकारी इवान को भी वह वास्तविक चीज़ कभी हाथ नहीं लगी थी, केवल इसके बारे में बिट्स और डेटा के टुकड़े थे। तो एकमात्र कॉलेज सीनियर काव्या ने इसे कैसे किया? अध्यांश एक बार फिर मुड़ा। उसने अपने ब्लूटूथ हेडसेट में ऑर्डर भेज दिया। अब है, किसी को ये देखने के लिए बुलाओ कि बेला के सहपाठी काव्या कल शाम उसके जन्मदिन की पार्टी से पहले और बाद में क्या कर रहे थे। वो किससे मिली, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, सब कुछ। आपके पास उसके पिछले 24 घंटों की पूरी रिपोर्ट संकलित करने के लिए आधे घंटे का समय है। अभय रेड्डी अध्यांश के दूसरे निजी सचिव थे। वह तेज, संपूर्ण और असाधारण स्मृति वाला था। वह एक कंप्यूटर विशेषज्ञ भी था और आमतौर पर अध्यांश को गोपनीय मामलों की देखभाल करने में मदद करता था। ओह बॉस, अध्यांश ने जवाब सुनकर कॉल काट दिया। इवान ने अध्यांश को थम्स अप दिखाया। बॉस के आंखों से कुछ भी नहीं बचता। अध्यांश ने टेबल पर रखे सोने के सिक्के को अपनी पैंट की जेब में डाल दिया। लेट्स गो। जब हम अभय से सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सौदा क्या है। इवान ने अध्यांश का पीछा किया। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि काव्या को ड्रग कैसे मिली। और भी बहुत कुछ। अध्यांश के अंदर कुछ हलचल हुई। वो उस पर उंगली नहीं रख सकता था, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तीसरी मंजिल पर लौट आया। उसने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा लेकिन अंदर जाने के लिए खुद को नहीं ला सका। सार्थक के एक फ़ोन कॉल ने उसे बचा लिया था। सर, मिस गोस्वामी का इंटरव्यू अब से 3 दिन के लिए टाल दिया गया है और सुबह 8 बजे होगा। अध्यांश ने भावहीन होकर कहा, समझ गया। अब मैं चाहता हूं कि आप जैसे ही वापस आएं, छोटे सम्मेलन कक्ष में रिपोर्ट करें। वह मुड़ा और इवान से कहा, उस पर नज़र रखो, मेरे पास करने के लिए चीजें हैं। फिर वह चला गया। आधे घंटे बाद सार्थक और अभय दोनों ने अध्यांश के साथ बैठक के लिए छोटे सम्मेलन कक्ष में प्रवेश किया। अभय स्क्रीन के सामने खड़े हुए और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। पिछले 24 घंटों में काव्या के व्यवहार के बारे में कुछ भी विशेष रूप से संदिग्ध नहीं था, इस तथ्य को छोड़कर कि उसने अपने चचेरे भाई से $1 मिलियन में एक पीले नाशपाती के आकार की हीरे की अंगूठी खरीदी थी। स्क्रीन पर नाशपाती के आकार की हीरे की अंगूठी की तस्वीर दिखाई दी। अध्यांश ने नाशपाती के आकार की हीरे की अंगूठी के बीच में फुलाव को देखा और फिर कहा, रिंग पर जूम इन करें। स्क्रीन पर रिंग बड़ा और बड़ा होता गया। आखिरकार हर एक खांचे को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ये डरावना था कि एक हाई रेजोल्यूशन फोटो पर कितना विवरण देखा जा सकता है। अब हीरे की अंगूठी कहाँ है?
अभी भी काव्या की उंगली पर। अभय ने काव्या की एक तस्वीर खींचते हुए कहा, उसमें वह एक काली कार से बाहर निकल रही थी। उसका बायां हाथ खुले दरवाजे के शीर्ष पर आराम कर रहा था। उसकी बाईं मध्यमा उंगली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली एक पीले रंग की नाशपाती के आकार की हीरे की अंगूठी थी। अभय ने कहा, ये तस्वीर सिर्फ 15 मिनट पहले ली गई थी, जब वह अपना विश्वविद्यालय साक्षात्कार पूरा करने के बाद अपने घर लौटी थी। इंटरव्यू। हैरान होकर अध्यांश ने पूछा, कौन सा इंटरव्यू? काव्या और मिस गोस्वामी दोनों भी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में बैठे। मिस गोस्वामी पहले स्थान पर आई, काव्या दूसरे, अभय ने कहा। उसने सार्थक के साथ नजरें मिलाईं। सार्थक ने याद किया कि उस सुबह बेला उसके इंटरव्यू के लिए नहीं गए थे, और यह भी कि जनरल रॉय ने विशेष रूप से उनकी अनुपस्थिति की छुट्टी की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए कहा था। वह अध्यांश की ओर मुड़ा और पूछा, सर, क्या मिस इंटरव्यू का इन सब से कुछ लेना देना है? अध्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। आदेश देते समय उनका चेहरा उदास था। जांच जारी रखें, पता लगाओ कि काव्या के चचेरे भाई को अंगूठी कहाँ से मिली। ये कहने के बाद उसने अभय से सारी जानकारी वाली फ्लैश ड्राइव ली और इवान को खोजने के लिए निकल पड़ा। इवान ने उससे फ्लैश ड्राइव ले ली और तुरंत सारी जानकारी अपने लैपटॉप में स्थानांतरित कर दी। उन्होंने अंगूठी का विश्लेषण करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने कभी भी अंगूठी को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीर की मदद से अंगूठी के वास्तविक आयामों की गणना करना संभव था। इसका मतलब यह था कि यह पता लगाना भी संभव था कि रिंग के शीर्ष पर फलाव संभावित रूप से कितना तरल ले सकता था। 1 घंटे बाद इवान ने अपने लैपटॉप पर जटिल गणनाओं को चलाने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया। मात्रा H3AB7 की मात्रा से मेल खाती है जिसे कल गुनियांजी में इंजेक्ट किया गया था। उसने अपनी खून से सनी आंखों को रगड़ा और अध्यांश की ओर देखा। ये लोहे से ढका हुआ है। ये निश्चित रूप से वह है। मुझे पता है, लेकिन वह सिर्फ एक और कठपुतली हो सकती है। हो सकता है कि कोई और तार खींच रहा हो। अध्यांश अपनी सैन्य वर्दी में बदल गया। उसने अपने उंगलियों में चमड़े के काले दस्ताने पहने। वह फायरिंग रेंज में शूटिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। इवान ने कुछ नहीं कहा। अध्यांश की तरह अब उसके अंदर बेचैनी की एक झिलमिलाहट थी। रात ढल चुकी थी। सी सिटी के लग्जरी क्लब फॉर्चून पैलेस में शाम की रोशनी अभी आई ही थी। अंदर सजे धजे मर्द और औरतें हंसे और धीमे स्वर में बातें की। क्लब ने एक ऊंची इमारत की शीर्ष 5 मंजिलों पर कब्जा कर लिया। ऊपर की मंजिल पर गलियारे के बिल्कुल अंत में एक निजी कमरे में एक अच्छी तरह से तैयार युवक नशे में इतना चूर था कि वह मुश्किल से समझ पा रहा था कि वह किससे बात कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से बुदबुदाया, आपको H3AB7 चाहिए। ये सस्ता नहीं है। कितना? अपनी कीमत बताओ, एक मोटे टैलिए चेहरे वाले आदमी ने लालच से भरे स्वर में कहा। मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है।